नमस्कार दोस्तों, हिंदी की जो सेकंड क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे, उसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम जो है वो 13th क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो है वो टोटल 30 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो ये सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है। अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मैं उस अकॉर्डिंग जो है वो देखूंगी कि इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं। ठीक है, और ये जो क्लास आप लोगों की रहने वाली है, जो भी जेबीटी टैट वाले स्टूडेंट हैं, जहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा, जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट हैं, साथ में अनदर जो भी कमीशन है जहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है, उन सभी के लिए, पटवारी के स्टूडेंट के लिए जो है, पुलिस के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हो, और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर ये चीज़ भी रहेगी कि हमारे पास यहाँ पे मार्क तो ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं। तो मेरा ये सीरीज़ करवाने का मोटिव है आप लोगों को कि आपको यहाँ पे सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, साथ में इसके अलावा जो टॉपिक है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, वहीं पर आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अवे का कॉन्सेप्ट समझाया था, कैसे आप जो है वो बाकी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करोगे, पहचान सकोगे, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ कि दीक्षा देने वाला, यानी कि दीक्षा क्या होती है? किसी को जो है आप शिक्षा प्रदान कर रहे हो, दीक्षा दे रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उनको जो है वो ज्ञान प्रदान कर रहे हो, वो हुआ ना दीक्षा देने वाला, यानी कि दीक्षक हम उसको बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यानी कि गुरु या मंत्र का उपदेश देने वाला जो होता है, हम गुरु भी बोल सकते हैं, जो दीक्षा देता है, मंत्र देता है, गुरु ज्ञान आपको देता है, लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड जो है वो दीक्षक होता है। अब ये जो सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको जो है वो याद रखने वाली जो चीज़ है, ये जो दीक्षित है ना, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। एक होता है दीक्षक जो दीक्षा देने वाला होता है, एक होता है दीक्षित जो कि दीक्षा प्राप्त करने वाला होता है, गुरु मंत्र लेने वाला होता है। ठीक है, तो प्राप्त करने वाले को, यानी कि जिसको हम और क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो शिष्य को क्या कहेंगे? दीक्षित कहेंगे। और दीक्षांत क्या हुआ? दीक्षा का अंत जो है वो दीक्षांत कहलाएगा। और जो यहाँ पर दाक्षिण्य है, तो दाक्षिण्य जो है इसका मतलब हुआ जो उदारता होती है, यानी कि दक्षिण होने का भाव, यानी कि उदार होने का भाव, उदारता कहलाता है आपका दाक्षिण्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका दीक्षित। दीक्षा देने वाला को के इसको हम क्या कहेंगे? दीक्षक। और दीक्षित हुआ जो दीक्षा प्राप्त करने वाला है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है बहुज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो बहुज्ञ क्या होता है? बहु यानी कि ज़्यादा, ज्ञ मतलब ज्ञाता, जिसको जो है वो बहुत ज्ञान हो उसको हम कहेंगे बहुज्ञ, या बहुत ज्ञान रखने वाला। उसका उल्टा बोला गया है जो कम रखता होगा, कम को क्या कहेंगे हम? अल्प। और जो जानता है, ज्ञान भी बोल दो, या बहुत जानने वाले को बहुज्ञ बोल रहे हैं, और कम जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। और जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। अभिज्ञ होता है जो कुछ नहीं जानता है, अ का मतलब होता है नहीं, भिज्ञ होता है जानना या ज्ञाता। तो जो कुछ नहीं जानता है, जो किसी भी चीज़ का ज्ञाता नहीं है, उसको अभिज्ञ कहेंगे। ठीक, यहाँ पर जो विज्ञ है, विज्ञ का अगर हम बात करें तो विज्ञ होता है जानकार, यानी कि जो क्या करता है, वी का मतलब क्या होता है हमारे पास? विशेष। और ज्ञ क्या होता है? ज्ञान रखने वाला, यानी कि जो विशेष ज्ञान रखता है या विशेष ज्ञाता होता है उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञ कहेंगे। और अगर हम इसके विलोम की बात करें तो हम इसे जो है वो अविज्ञ भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर पूरे मैंने क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई है। और अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात कर रहे हैं कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? बिल्कुल सही जो वर्ड है वो यूज हुआ है, वो पूछा गया है। तो कामना पूरी करने वाला को यहाँ पे इन्होंने कहा काम्य। हमसे पूछा है सही कौन सा है, ठीक है, गलत नहीं पूछा है। तो सही के लिए, करुणा का भाव के लिए बोला इन्होंने कारुणिक, जिसका समय बीत गया हो उसको कालातीत, काल होता है समय, और अतीत यानी कि जो बीत चुका है, और कुछ समय के बाद को इन्होंने कालचक्र कहा है। ठीक है, और लास्ट है अनुत्तरित प्रश्न।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका समय बीत गया हो उसको कालातीत कहा जाता है। अब अगर हम इनकी बात करें, जो आपके पास अनदर ऑप्शन है, तो देखो कामना पूरी करने वाला यहाँ पे बोला हुआ है, तो कामना पूरी करने वाले को काम्य नहीं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कामना पूरी करने वाले को कामद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हो ये जो है वो किसी ना किसी पेपर का क्वेश्चन है। तो आपको सारा यहाँ पे आपको पता है ग्रामर है, किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। कामना पूरी करने वाले को कामद कहा जाता है। और यहाँ पे जो काम्य था ना, काम्य का अर्थ होता है जो कामना करने योग्य हो। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ के लिए, कामना करने योग्य। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कामना करने योग्य हो जो, उसको क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहेंगे काम्य। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आप सभी को। दोनों मैंने आपको बता दिया कि कामना पूरी करने वाले को मैंने क्या कहा? व्यक्ति को कामद कहा। और जो कामना पूरी करने योग्य हो उस योग्य को क्या कहा जाता है? काम्य। और जो करुणा का भाव है, करुणा के भाव को कारुणिक नहीं कहा जाता है, करुणा के भाव को क्या कहा जाता है? कारुण्य कहा जाता है भाव को। और जो कारुणिक है ये कोई व्यक्ति है जिसके हृदय में जो है वो करुणा हो, उसको हम क्या कहेंगे? कारुणिक। कारुणिक व्यक्ति के लिए, वह व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा हो उसको कारुणिक कहेंगे और उस भाव को कारुण्य कहेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया, जिसका समय बीत गया हो उसको कालातीत कहा जाता है। और कुछ समय के बाद, ये जो कुछ समय है इसके लिए कोई एक शब्द नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जो कालचक्र इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, कालचक्र का मतलब होता है समय का पहिया या निरंतर चलने वाला जो समय, बोलते हैं ना ये कालचक्र है, यानी कि जो चला हुआ समय है। तो निरंतर चलने वाले को समय को हम क्या कहेंगे? कालचक्र कहेंगे। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, कामना पूरी करने वाले को कामद कहेंगे और यहाँ पर जो कामना करने योग्य हो उसको काम्य कहेंगे। करुणा का भाव कारुण्य कहलाएगा। और जो वह व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा हो उसको कारुणिक कहेंगे। जिसका समय बीत गया हो कालातीत कहलाएगा। और कालचक्र होता है निरंतर चलने वाला समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस विकल्प में जो है वो शब्द युगम का क्रम सही अर्थ है, सही अर्थ में कहाँ पर प्रयोग हुआ है? उद्धत और उद्दित की बात हो रही है, परिहार और प्रहार है, परिणित और प्रणीत है, कटिबंध और कटिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे सही अर्थ आपने बताना है कि सही अर्थ कौन सा है, किसमें यहाँ पर जो है वो सही अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कटिबंध है, कटिबंध को क्या कहा जाता है और कटिबद्ध को क्या कहा जाता है? कटिबंध है आपके पास यहाँ पर, कमरबंद को कहा जाता है कटिबंध। और कटिबद्ध होता है कि इस चीज़ के लिए हमें कटिबद्ध रहना चाहिए, यानी कि तैयार रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर सही अर्थ है। ठीक है, बाकियों के अर्थ भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब उद्धत, ये जो उद्धत है यहाँ पे, इसका अर्थ यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अड़ा हुआ या थका हुआ। तो देखो उद्धत जो है इसका अर्थ होता है अक्खड़, बोलते हैं ना ये बहुत ही अक्खड़ व्यक्ति है। अक्खड़ व्यक्ति या फिर उदंड व्यक्ति जो होता है उसको कहा जाता है उद्धत। और जो उद्यत है, उद्यत का मतलब होता है आपके पास तैयार। ठीक है, दोनों के अर्थ आपको समझ में आ गए, ना कि अड़ा हुआ या थका हुआ। ठीक है, उद्धत, अक्खड़ यानी कि उदंड भी आप इसको बोल सकते हो, मैं दोनों आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, अक्खड़ या उदंड। और जो उद्यत है इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? ये क्या हुआ आपका? तैयार। दूसरा है आपका परिहार। परिहार का अर्थ क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना उसने उसका परिहार कर दिया, तो परिहार का अर्थ होता है आपके पास त्याग। ठीक है, उसने उसके ऊपर प्रहार कर दिया, और प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट होता है। इसको यहाँ पे उल्टा दिया था, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। परिहार का मतलब त्याग, प्रहार का मतलब चोट या नुकसान। ठीक है, तीसरा है आपके पास यहाँ पे परिणीत। तो परिणीत का अर्थ हुआ विवाहित। ठीक है, परिणीत को क्या कहेंगे हम? विवाहित कहेंगे। और दूसरा है प्रणीत, और प्रणीत को क्या कहा जाता है यहाँ पर? उसका अर्थ होगा रचित। ठीक है, निवेदन नहीं होगा, इसका अर्थ होता है रचित। ठीक है, रचित या फिर लिखा हुआ, बोलते नहीं ये उसकी उसके द्वारा रचित है, यानी कि उसके द्वारा लिखित है। तो प्रणीत है, उसके द्वारा प्रणीत है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और कटिबंध मैंने आप लोगों को बता दिया। कटिबंध का मतलब होता है आपका कमर में बांधने वाला आभूषण, जिसको कमरबंद बोला जाता है। और कटिबद्ध का अर्थ होता है कमर कसे हुए, यानी कि हर चीज़ के लिए तैयार रहता है।
ठीक है, जो किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो उसको कटिबद्ध कहा जाता है। अगेन मैं फिर से एक बार आपको बता दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। उद्यत का अर्थ होता है उदंड या फिर अक्खड़, और उद्यत होता है तैयार। परिहार का अर्थ होता है त्याग, प्रहार का अर्थ होता है चोट या नुकसान। परिणीत है आपका विवाहित, और प्रणीत है रचित। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे जिसकी रक्षा की गई हो उसको तो रक्षणीय कहा जाता है, ये यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सारे सही हैं। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, एक बार इसको देख लेते हैं। योजना करने योग्य को क्या कहा जाता है? योज्य कहा जाता है। रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यवनिका कहलाता है। पूर्णिमा की रात को क्या कहेंगे? राका कहा जाता है। ठीक है, जिसकी रक्षा की गई हो इसको क्या कहा जाता है? रक्षित कहा जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे ये आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त नहीं है, आपसे पूछा गया था। ठीक है, जिसकी रक्षा की गई हो उसको रक्षित कहा जाता है। और ये रक्षणीय क्या है फिर? जो रक्षा करने योग्य हो। ठीक है, जो रक्षा करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे हम? रक्षणीय कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, जिसकी रक्षा की गई हो रक्षित, और जो रक्षा करने योग्य हो उसको रक्षणीय कहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाकी आपको पता चल गया, योजना करने योग्य योज्य, रंगमंच का पर्दा यवनिका, और पूर्णिमा की रात को राका कहेंगे। ये सारे आपके यहाँ पर सही मेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे आपसे जो है अगेन पूछा है सही अर्थ नहीं है आपने बताना है। तो मूल और मूल्य, तो मूल का अर्थ क्या होता है? ये जो है ये इस चीज़ का मूल है, यानी कि जड़ है। और मूल्य क्या हुआ? कीमत। बलि, इस चीज़ की ये जो है बलि है, और ये बलि एक आपने सुना होगा, बलि जो आपका सुग्रीव और जो है वो महावीर बलि थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो बलि का अर्थ होता है बलवान, और बलि दी जा रही है यानी कि उपहार दिया जा रहा है, भगवान को बलि दी जा रही है, इस तरीके से। मेघ होता है बादल, और मेध होता है आपका यज्ञ। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है तो यज्ञ है, मतलब है ना मेध का अर्थ। तो यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। शुक और शूक यहाँ पर दिया हुआ है। आपको पता है शुक का अर्थ क्या होता है? आपका तोता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टे दिए हुए हैं, ये और कुछ नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे शुक है, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया, इसको क्या कहा जाता है? इसको तोता कहा जाता है। और जो शुक है आपके पास उसको जौ कहा जाता है। जौ का दाना बोल दो, जौ का अंकुर बोल दो, या फिर नोक बोल दो। ठीक है, तो ये शुक आपका तोता है और शुक जो है वो जौ है। बाकी आपको सारे के सारे बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्रमशः सही अर्थ है। तो सही कौन सा है वो आपको बताना है। आपको बोला है कृति, बोलते हैं ना ये उसकी कृति है, ये जो है वो महात्मा बुद्ध की कृति है, इस तरीके से हम बोल रहे हैं। तो कृति का मतलब होता है कि उनकी रचना है, और तुम उस चीज़ में कृति हो, यानी कि निपुण हो। तो कृति और कृति, ये पहले वाली कृति ईजी है, आप लोगों को यहाँ पे पता होगा। इस कृति का अर्थ होता है निपुण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही अर्थ पूछा था। अब चतुर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, चतुर का अर्थ होता है चालाक। चतुर कीड़ा बोला है यहाँ पे इन्होंने, इसका मतलब तो ये नहीं है। पुस्तक या तारिका, कार्य, कीट, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? नहीं बताना है आपने कि कौन सा सही अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे चक्रचर है। चक्रचर किसको कहा जाता है और चक्रधर किसको कहा जाता है? तो चक्रचर बोला जाता है, कुम्हार को कहा जाता है चक्रचर, और चक्रधर किसको कहा जाता है? जो चक्र को धारण करने वाले विष्णु जी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। गोपन क्या होता है? ये गोपनीय चीज़ है, यानी कि छिपने वाली चीज़ है, छिपाने वाली चीज़ है ना, या छिपी हुई चीज़ है। और गोमय क्या होता है? गोमय गोबर से बना हुआ, यानी कि गोबर। गेय क्या होता है? जो गाने योग्य हो उसको गेय कहेंगे। और गेह किसका पर्यायवाची है, या गेह का अर्थ क्या होता है? घर होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो चक्रवात होता है, चक्रवात कहा जाता है जो बवंडर आता है, आपने देखा भी होगा, साइक्लोन जिसको हम कहते हैं। और चक्रवाल क्या होता है? चकवा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ये उल्टे फुल्टे यहाँ पे दिए हुए हैं। चक्रवात बवंडर है और चक्रवाल चकवा है। तो ये जो है यहाँ पर सही नहीं है, सही अर्थ नहीं है। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है यहाँ पे, किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? शुद्ध बताने हैं। अंधेरा और चंचलता बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दुनिया नहीं होता है, दुनिया होता है।
पूंछधर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल बिंदी लगेगी। ठीक है, सोचेंगे होता है, सोचेंगे नहीं होता है, यानी कि स में बिंदी नहीं लगेगी। तरंगे, तरंगे यहाँ पर जो है, यहाँ इस वाले में ही गलती है, दूसरे में कोई गलती नहीं है। आंतरिक है, सिंपल बिंदी लगेगी यहाँ पे। जानती नहीं होता है, जाति पाती होता है यहाँ पे, जाति पाती। ठीक है, बाकियों में कोई ना कोई गड़बड़ है, सिर्फ फर्स्ट वाले में नहीं है, इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा अशुद्ध नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो देखो झोंपड़ी गलत है, झोंपड़ी नहीं होता है, झोंपड़ी होता है, इसी वजह से ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा है अशुद्ध नहीं है, जो गलत नहीं है। भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। प्रस्ताविक है, यहाँ पे प्रास्ताविक होता है। ठीक है, तो ये जो अशुद्ध शब्द नहीं है। विमुड़ बिल्कुल सही है, यानी कि शुद्ध है फिर वो, तो ये विमुड़ हमारा शुद्ध शब्द है जो कि यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द, आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वर्तनी वाला है तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। दुष्कर है तो यहाँ पर दुष्कर जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। प्रतिछाया की बात करें, यहाँ पर बीच में आधा च लगता है। ठीक है, और यहाँ पे अक्षौहिणी जो है यही बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। कैसे लिखे जाएंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? तो जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था यही वाला था, प्रामाणिक दिया था, वहाँ पे प्रामाणिक होता है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। पौराणिक होता है, यौगिक होता है, ये सारे के सारे शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध हैं। ठीक है, उसके अलावा है सौंदर्यता लिखा हुआ है यहाँ पे। कौशल है, बाहुल्यता होता है, बाहुल्यता नहीं होता है, बहुल्यता होता है, ये गलत हो गया। वेदिक नहीं होता है, वैदिक होता है। दोपहर होता है, दोपहर नहीं होता है। ठीक है, व्यावहारिक होता है, ना कि व्यवहारिक होता है। ठीक है, इसी वजह से सारों में कोई ना कोई गलती है, फर्स्ट में नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अशुद्ध शब्द आपके पास यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है, तो स्निग्ध जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्पर्श भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, स्वराष्ट्र भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, स्वर्गीय यहाँ पर है और स्वर्गीय जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछा है कि गलत, हाँ जी बिल्कुल ठीक यही है, मैंने अभी आपको बता दिया कि स्वर्गीय जो है वो किस तरीके से बताना है यहाँ पे कि कौन सा है जो गलत लिखा है। तो अनुसरण बिल्कुल ठीक है, अभ्यस्त बिल्कुल ठीक है, अभिष्ट भी बिल्कुल ठीक है, अध्यावसाय यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा है जो कि गलत है। अशुद्ध का मतलब है गलत, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अध्यावसाय जो है ये गलत है, बाकी सारे के सारे आपके बिल्कुल ठीक हैं। अध्यावसाय जो है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध आपको बताना है अगेन कि गलत कौन सा है, तो अव्यागत होता है, अभ्यगत नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो गलत है, बाकी अर्थांतर बिल्कुल ठीक है, आहार्य भी बिल्कुल ठीक है, आस्तिक भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध शब्द आपने बताना है, तो स्थायित्व बिल्कुल ठीक है। शुद्धिकरण है यहाँ पे, तो शुद्धिकरण जो है यहाँ पर इसी तरीके से ध लगता है यहाँ पे, शुद्धिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुषंगिक जो है वो षटकोण वाला श लगेगा, आनुषंगिक होता है वो भी। ठीक है, हींग में बड़ी ई की मात्रा लगती है, और बाकी यहाँ पे बिल्कुल एक फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है, बाकियों में जो गड़बड़ है वो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर करा दूँ पूरा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि शुद्धिकरण है, बाकी यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, शलगम, तो यहीं पे ऐसे लिखा जाता है, शलगम ही होता है, और जो ध है शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया अनुषंगिक लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि गलत है। अ नहीं होता है यहाँ पे, आनु होता है, और षटकोण वाला श यहाँ पर होता है, और आनुषंगिक यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, और तीसरा जो हींग है वो मैंने आपको बताया ही, जैसे कि इसमें जो है वो बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, स्थायित्व यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, इसी वजह से ये आंसर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का पर सर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, ये आपने बताना है।
तो वह तो जन्म का भिखारी है। तो यहाँ पे किसी संबंध कारक को बताने के लिए नहीं हुआ है, ये सिंपल सी बात है। जैसे 5 हाथ का डंडा, देखो संबंध कारक सबसे पहले क्लियर पता होना चाहिए आपको। संबंध कारक का मतलब है जहाँ पर का, के और की विभक्ति लगा हुआ है। जैसे 5 हाथ का डंडा, कितने हाथ का? 5 हाथ का डंडा, 3 खंड का मकान, उसका घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पे संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है उसका, यहाँ पे उसका लिखा हुआ है। किसका? अलग अलग भी लिख सकते हो ना आप, उसका। तो ये भी संबंध को बता रहा है कि किसका? उसका घोड़ा दौड़ता है। वह तो जन्म का भिखारी है, ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी संबंध को नहीं बता रहा है। जैसे कि 5 हाथ का डंडा, कितने हाथ का डंडा? 5 हाथ का, है ना। तो वह जन्म का भिखारी है, कितने का भिखारी है? जन्म का भिखारी है। तो इस तरीके से का संबंध को नहीं बता रहा है, इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा हुआ, जिसको हम जो है इंग्लिश में मस्कुलिन कहते हैं? तो सरोवर है यहाँ पर, ये पुल्लिंग है, सरोवर तालाब को बोला जाता है। रायता है, खाने की चीज़ है, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है? पुल्लिंग है। आप इसको सेंटेंस बना के देख सकते हो, जैसे सरोवर बहुत अच्छा है, आप ये नहीं बोलोगे कि सरोवर बहुत अच्छी है। रायता बहुत खट्टा है, आप ये नहीं बोलोगे बहुत खट्टी है। कटहल बहुत स्वादिष्ट है, कटहल बहुत स्वादिष्ट है, आप उसको जो है वो पुल्लिंग के तौर पे देख रहे हो। सरसों बहुत अच्छी हुई है, अच्छा हुआ है नहीं बोलते हैं। आप सेंटेंस बना के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, बाकी सारे की सारी ऑप्शंस जो है आपके पास यहाँ पे पुल्लिंग है। तो ये हमने आज के जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डिटेल में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है आप लोगों को ये सीरीज जो है और ये क्वेश्चंस जो है वो कैसे लग रहे हैं। सभी स्टूडेंट के लिए, जीबीटी टैट वाले स्टूडेंट के लिए, खासकर जिनका एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।